नंबर 25 जो है वो आपके सामने आ रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित आपके सवाल पूछा है आपसे। कार्य का जो अधिकार है, अरे याद कीजिए, काम का दोस्तों अधिकार पूछूं आपसे, अरे जिस अधिकार के अंदर मनरेगा आता है, ठीक है, जिस अधिकार से मनरेगा आता है, काम का जो अधिकार है, वो संविधान का कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल नंबर 41 हो गया है और डीपीएसपी के अंदर उल्लेखित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 41 जो है वो कार्य का अधिकार हमें प्रदान करता है और डीपीएसपी के अंदर ये आर्टिकल है। डीपीएसपी आप जानते हो कहां से लिए? दोस्तों हमने ये आयरलैंड से लिए हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि हमने इसको कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है, नोट कीजिएगा। और आर्टिकल नंबर 36 से 51 जो है ये डीपीएसपी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे मनरेगा, पूछूं आपसे, देखो ये नरेगा दोस्तों आपके एक अधिनियम है, 2005 का अधिनियम है, ठीक है। और ये नरेगा जो है ये 2 फरवरी 2006 से ये भारत के अंदर लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका नाम जो मनरेगा हुआ है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, इसका नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 को चेंज हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन जो है शीर्षक की दोस्तों आत्मकथा जो है वो लिखी है ना? प्लेइंग टू विन पूछूं आपसे, ये किसकी आत्मकथा है ना? प्लेइंग टू विन जो है ये किसकी? आपके ये साइना नेहवाल जो है इनकी आत्मकथा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की, आप ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, है ना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? अरे याद करो, मैंने आपसे कहा था 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस साहब जो है ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद में 1939 के अंदर जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्थापना करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगर पूछूं मैं आपसे इनकी पुस्तक का नाम क्या है छापना, तो इनकी बुक का नाम है लिखना, वो है इंडिया स्ट्रगल। क्या है? इंडिया स्ट्रगल जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कभी आपसे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? आपके 1939 दोस्तों आपकी होती है। याद कीजिए इसी साल में एक अधिवेशन हुआ था और उसका नाम है त्रिपुरी अधिवेशन, आपको याद होगा त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में आप जानते हो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो चले जाते हैं यहां से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और बाद में इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए बाद में, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड जो है इसकी उपाधि त्याग दी? अरे तो पूछूं आपसे, अपनी जो नाइटहुड है इसकी उपाधि त्याग दी किसने? आपके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपके वो था जलियांवाला बाग। कौन था वो? आपके वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसके बाद से ये हुआ था। और ये तारीख कब की है? यह तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की तारीख सबसे। और इसकी जांच के लिए अरे कौन सा कमीशन बनाया गया था? हंटर कमीशन बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमीशन बनाया गया, नोट करना। और जलियांवाला बाग पूछूं आपसे, ये टाइम था आपके 13 अप्रैल का टाइम था, बैसाखी का टाइम था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और इसमें आपके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अरे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर छापना, सवाल पूछे आपसे कि इनको साहित्य जो है इसका नोबेल पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये क्या थे? ये पहले एशियाई व्यक्ति थे, इनका नाम भी आपको ध्यान, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और पूछूं आपसे किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ, ये भी आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछा गया कब प्राप्त हुआ, लिखना आपके ये आपके 1913 में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, नाम है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। उस्ताद अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित
कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जो है, इनका संबंध किससे छापना, इनका संबंध आप किससे, आपके तबला वादक संबंध, आपके तबला वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्लाह रखा आपके, अल्लाह रखा पूछूं, इसके अलावा पंडित कृष्ण महाराज पूछे आपसे, या फिर साबिर खान पूछे आपसे, या पंडित ज्ञान प्रकाश घोष पूछूं आपसे, या जाकिर हुसैन, कौन आपके जाकिर हुसैन पूछूं आपसे, लिखना तबला वादक है। पांच नाम लिखा है मैंने, आपके पांचों के पांचों याद करना है, बाकी तीन तो याद कर लो, अल्लाह रखा, कृष्ण महाराज और कौन आपके जाकिर हुसैन, तबला वादक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक पूछूं आपसे, जीतने वाले कौन। ठीक है, अरे टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक था, 32वें क्रम का ओलंपिक था, आप जानते हो। इसमें भारत जो है, भारत की रैंक कौन सी आती है, इसमें भारत की रैंक 48 रैंक आती है। इसमें 1 2 का 4 आपको याद होगा, 1 2 का 4 जो है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जो है वो भारत ने जीते थे। और याद कीजिए, अरे गोल्ड जीतने वाला कौन था, आपके गोल्ड जीतने वाला था नीरज चोपड़ा, कौन सा आपके नीरज चोपड़ा साहब गोल्ड जीतने वाले थे। और तारीख कौन सी आपके, अरे भाला फेंक खेल कौन सा है, जेवेलियन थ्रो खेल था आपके, और 7 अगस्त की तारीख थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाला फेंक दिवस बनाते हैं इस दिन, है ना मना। और 2 सिल्वर जीतने वाले कौन थे, लिखना मीराबाई चानू, कौन थी, मीराबाई चानू थी। और खेल कौन सा है, खेल आपका वेट लिफ्टिंग खेल है। और दोस्तों पूछे कभी आपसे कि भाई साहब इस ओलंपिक का पहला पदक जो है वो जीतने वाली कौन थी, वो मीराबाई चानू। ठीक है, तो इस ओलंपिक का पहला पदक भारत के पास कौन सा आता है, वो मीराबाई चानू जी का सिल्वर मेडल है, ये आपको छापना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और एक इसके अलावा कौन थे आपके, एक इसके अलावा अगर पूछूं आपसे, रवि दहिया जो है, इन्होंने कुश्ती के अंदर, अगर आपके इन्होंने कुश्ती के अंदर जो है सिल्वर जीता, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज जो है, हमारी रैंक 48 रैंक थी। और मैंने कहा आपसे मीराबाई चानू जो है वो फर्स्ट आपके सो मेडल हो गया है। और अभी जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है ना, अभी जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, इस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है, तो भी मीराबाई चानू आपका ठीक आंसर होने वाला है, ये एकमात्र वेट लिफ्टर है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की बात करूं मैं आपसे, जो पेरिस दोस्तों ओलंपिक है, इसमें भारत का मशाल वाहक कौन होगा, लेकिन आपके भारत का मशाल वाहक जो है वो होंगे अभिनव बिंद्रा जी। कौन होंगे, अभिनव बिंद्रा जी जो है वो भारत के मशाल वाहक है। और सवाल पूछूं आपसे, भारतीय टीम जो है उसका लीडर कौन होने वाला है, शरद कमल छापना आपके वो लीडरशिप करने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों आप अभी नोट कर लें, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, पहली बार जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 1896 के अंदर हुआ था। और कहां पर हुआ था, एथेंस आपकी जो ग्रीस है, यहां पर पहली बार ओलंपिक हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होजागिरी किस राज्य का फेमस डांस है, लिखना अरे होजागिरी पूछूं आपसे कौन से राज्य का, लिखना आपके अरे होजागिरी छापना, होजागिरी जो है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, जो होजागिरी है वो किस राज्य का है, त्रिपुरा छापना, यहाँ का होजागिरी बड़ा फेमस डांस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है आपके, अरे याद कीजिए, जो हमारा हाई कोर्ट है उसको पूछूं आपसे रिट जारी करने का अधिकार देने वाला कौन सा है, आर्टिकल नंबर 226, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी पूछे आपसे सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल नंबर 32 है, नोट करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 232 है। हाई कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल है, हाई कोर्ट के पास में आर्टिकल नंबर 226 है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल आपके अगर जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लंघन होता है तो आप केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन में ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे। ठीक है, बाकी दोस्तों हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकार के साथ में अगर आपके जो लीगल राइट्स हैं इनका भी उल्लंघन होता है तो आप कहां जा पाओगे, तो आप हाई कोर्ट जा पाओगे। ठीक है, मतलब ये वाला पावर आपके बड़ा है, हाई कोर्ट वाला जो है इसमें मौलिक अधिकार साथ में आपके लीगल राइट भी शामिल होता है, यहां पर केवल मौलिक अधिकार है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई पूछूं आपसे किसके बीच लड़ी गई थी। ठीक है, अरे याद कीजिए, पानीपत की पहली लड़ाई छापना आपके ये कब आपके
1526 जो है इसमें लड़ी गई थी, और इसमें लड़ने वाले कौन थे? बाबर वर्सेज आपके इब्राहिम लोदी जो है ये लड़ने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें हारने वाला कौन था आपके? इसमें हारने वाला जो है इब्राहिम लोदी था, और बाबर वर्सेज आपके इब्राहिम लोदी जो है 1526 के अंदर जो है पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत आपके कहां पर? हरियाणा के अंदर स्थान है, आप जानते हो, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, अरे याद करो, सेंट्रल लिखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे आपसे, कहां पर लिखना आपके? ये लखनऊ के अंदर है। कहां पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इथोपिया की राजधानी कैसो? इथोपिया कहां पर आपके? अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें इथोपिया है, आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे, इथोपिया जो है सो इसकी राजधानी क्या है? अदिस अबाबा छापना, ये इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जानते होंगे रसगुल्ला, अगर पूछूं आपसे, अरे यहां पर किसका मुख्यालय? अफ्रीकन यूनियन जो है इसका मुख्यालय यहां पर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और अभी बच्चों हाल ही में पूछे आपसे, G20 का 21वां मेंबर कौन बना है? अभी हाल ही में वो एयू बना है, तो एयू का मुख्यालय कहां पर हो गया है? अदिस अबाबा के अंदर हो गया है, और ये किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मेदराम यात्रा का संबंध पूछूं आपसे, किस दोस्तों स्टेट से है? देखो, मेदराम यात्रा, या फिर इसके अलावा पूछे आपसे बथुकंबा पूछूं आपसे लिखना, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, जिसको हम फूलों का फेस्टिवल कहते हैं, या फिर मैं पूछूं आपसे इसके अलावा बोनालू फेस्टिवल पूछूं आपसे, इन तीनों का आंसर क्या होगा? या फिर आपके पूछे आपसे शर्लम जत्रा पूछे आपसे, इन सब का आंसर क्या होने वाला है? इनका आंसर तेलंगाना होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेदराम यात्रा, बथुकंबा, बोनालू और शर्लम यात्रा पूछे आपसे, सबका आंसर क्या होगा? तेलंगाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अमृतसर की संधि जो है वो कब दोस्तों होती है? महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, अमृतसर की संधि जो है वो कब होती है? सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। अरे याद कीजिए आपके, ये संधि कब होती है? 1809 के अंदर जो है संधि होती है, नोट करना। और संधि किसके बीच में होती है? यह संधि जो आपके राजा रणजीत सिंह और सामने कौन थे? आपके सामने थे चार्ल्स मैटकॉफ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बीच संधि होती है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि संधि कब होती? संधि आपके 1809 के अंदर होती है, और संधि किसके बीच में होती है? रणजीत सिंह के और किसके बीच में? मैटकॉफ जो है सो इनके बीच में होती है। और दोस्तों यहां पर सो आपके, यहां दोस्तों आपके एक नदी जो है इसको बाउंड्री बनाया गया था आपके, और नदी कौन सी है आपके? यह नदी छापना आपके सतलुज नदी होने वाली है। इन दोनों में से कोई भी इस नदी को पार नहीं करेगा, ये यहां पर तय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस मैटकॉफ का नाम जो है आपने इतिहास के अंदर कहीं और भी सुना है क्या? ये आपको बताना है। इस मैटकॉफ का नाम जो है आपने आधुनिक इतिहास में जो है इसका नाम कहीं और भी सुना होगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बात है। अरे सो याद करो, अगर पूछूं आपसे प्रेस का मुक्ति दाता पूछे आपसे कौन है? वो मैटकॉफ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। किस केस में आरक्षण की सीमा 50% तय दोस्तों होती है? अरे याद करो, वो कौन सा केस था जिसमें आपके रिजर्वेशन जो है, अरे पहली बात तो पूछूं आपसे, नौकरी रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 16 छापना आपके, जिसमें लिखा हुआ है पब्लिक, दूसरे आपके लिखा हुआ है पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट होगा इसके अंदर जो है रिजर्वेशन हो सकता है, ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 के अंदर है ना। और पूछूं आपसे वो कौन सा केस था आपके? वो केस है इंदिरा साहनी केस। कौन सा है? इंदिरा साहनी केस छापना, इस बड़ा महत्वपूर्ण केस है, रिजर्वेशन का केस आपके इंदिरा साहनी केस 1992, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस केस में जो है रिजर्वेशन की लिमिट कितनी तय होती है? आपके 50% तय होती है, ये आपको नोट करना है ना। आगे देखिएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो कौन से क्रम का विधेयक है? बताइए कमेंट बॉक्स में आपके, फटाक छापना। अरे इसको पेश करने वाले पे कौन थे? इसको पेश करने वाले अर्जुन मेघवाल,
जो कि आपके कानून मंत्री हैं भारत के, इन्होंने इसको पेश किया था, ठीक है। और याद कीजिए आपके सो ये आपकी जो अधिनियम जो है वो जो नया पार्लियामेंट हाउस है हमारा, इसका पहला अधिनियम, ठीक है। नया पार्लियामेंट हाउस जो है इसका लिखना आपके, इसका फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ 106 वालों सवाल ढंग से पढ़ा करो, सवाल में क्या पूछा गया है ना, ये नहीं कि जो आपको आता है वही आपको छापना है, ठीक है। सवाल में जो है विधेयक पूछा है, कौन सा सवाल में बिल पूछा गया है, और आप लोग आंसर छापते हो अधिनियम कौन सा है, ठीक है। अरे डोपा लाल बिल कौन सा है, बिल है 128वां, कौन सा है 128वां बिल है। और जब ये पास हो गया तो पास होने के बाद में ये 106वां अधिनियम बन गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो बिल तो 128वां है और अधिनियम कौन सा है, अधिनियम आपका 106वां है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। अरे याद कीजिए सो, जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टोफस छापना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पावो क्रिस्टोपस जो है वो राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, सरकारिया आयोग का संबंध पूछूं आपसे किससे है, अरे सवाल छापना, सरकारिया आयोग देखो, एक नाम और लिखो आपके, पुंछी आयोग लिखिए आपके, पुंछी आयोग। दोस्तों एक नाम और लिख लीजिए, राजमन्नार आयोग, कौन सा है, राजमन्नार आयोग जो है। इन तीनों आयोग की बात करूं मैं आपसे, ये जो तीनों आयोग हैं इनका संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, अगर कभी सवाल पूछे आपसे, तीन आयोग लिखा है मैंने आपको, सरकारिया आयोग या फिर पुंछी आयोग या फिर राजमन्नार आयोग, तीनों जो आयोग है छापना, इन तीनों का संबंध किससे है, तीनों का संबंध आपके सेंटर स्टेट रिलेशन जो है CSR, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा बताओ CSR जो है इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में, बताओ मुझे, CSR जो है इसका उल्लेख जो है वो संविधान के किस भाग में है, ये आपको बताना है। अगर आप ब्रह्मास बैच के स्टूडेंट हो तो आपको याद दोस्तों आना चाहिए। अरे याद करो, संबंधों की दोस्तों बात हो रही है आपके, और मैंने कहा था भाग 11, याद किसो, भाग 11 जो है उसमें संबंधों की बात दोस्तों होती है, और फिर याद करो शादी होती है, और फिर जो है आपके फिर सो दहेज लेते हो आप लोग जो है, फिर व्यापार की बात करते हो, आपको याद होगा, ठीक है। तो भाग 11 जो है उसमें सेंटर स्टेट रिलेशन की बात होती है, आर्टिकल नंबर 245 जो है यहां से इसकी शुरुआत होती है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कहां मनके बनाने का कारखाना जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखो रसगुल्ला, बात करूं मैं आपसे, सभ्यता से बात करें आपसे, इसमें जो पहला स्थान मिला हमें वो था हड़प्पा स्थान, ठीक है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी जो है वो इसकी खोज करने वाले, ठीक है। वर्तमान में ये स्थान कहां पर है, वर्तमान में ये स्थान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्थान कौन सा मिला हमें, मोहनजोदड़ो स्थान मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मृतकों का टीला कहते हैं। और खोज करने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी जो है वो खोज करने वाले, और यह स्थान वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर, आप जानते हो, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे इस सभ्यता की बात कर लेना आपके, देखो पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके, इसको आद्य ऐतिहासिक कालीन क्या बोलते हैं, इसको आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ की जो सभ्यता है आपके, जो यहाँ की लिपि जो है, यहाँ लिपि तो है दोस्तों, यहाँ लिपि तो है, पर इस लिपि को समझ नहीं पाए हम लोग, है ना। यहाँ लिपि तो है पर इस लिपि को समझ नहीं पाए, लिपि तो है यहाँ पर, लिखा तो गया है यहाँ पर जो लिखा गया है वो हमारी समझ में कोनी पड़ो, वो समझ में नहीं आया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसी को नगरी सभ्यता कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर सवाल पूछे आपसे कि यहां पर सबके इसका सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, अरे याद करो, सबसे उत्तरी पॉइंट पूछूं आपसे कौन सा है, मांडा, कौन सा, मांडा स्थान जो है सबसे उत्तरी पॉइंट है।
है। और सबसे साउथ का पॉइंट पूछूं आपसे कौन सा है, देवाबाद छापना आपके, ये साउथ का पॉइंट है, ये भी आपको छापना है, ये महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और सो अभी सवाल पूछा गया आपके मनका बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर मिला है, चंदहुदड़ो के अंदर मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे सवाल का आंसर तो चंदहुदड़ो हो गया है। इसके अलावा पूछूं आपसे, और इसके अलावा जुते हुए खेत कहां पर मिले, ये आपके कालीबंगा के अंदर मिले हैं। काले रंग की चूड़ियां राजस्थान के अंदर प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पोर्ट की बात करूं मैं आपसे, वो कौन सा है, वो लोथल हो गया है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके 3 भाग में शहर जो है वो कहां पर है, वो धोलावीरा के अंदर है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सारी बातें आपको नोट करनी है ना। आगे देखिएगा, कौन से दो महाजनपद जो है वो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो रसगुल्ला, सवाल पूछूं आपसे, कुल कितने महाजनपद है हमारे पास में, 16 महाजनपद है, आप जानते हो, ठीक है। ये बात कहां पर, ये बात जो आपके वो अंगुत्तर निकाय जो है इसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसके अंदर जो है 16 महाजनपद का उल्लेख है, ये आप जानते हो ना। 16 महाजनपद है हमारे पास में, इसमें से 2 महाजनपद जो है, एक है वज्जी और एक है मल्ल, ये दोनों महाजनपद कैसे हैं, रिपब्लिक है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे 2 महाजनपद कैसे रिपब्लिक है, एक का नाम वज्जी दोस्तों और एक का नाम क्या है, मल्ल है। अगर पूछूं आपसे जो वज्जी है लिखना आपके, इसकी राजधानी क्या है, अरे वज्जी की राजधानी पूछूं आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स में। वज्जी की राजधानी आपके बिहार के अंदर एक स्थान है वैशाली, वो आपकी इसकी राजधानी, ठीक है। और जो मल्ल है लिखना आपके, इसकी राजधानी क्या है, कुशीनारा छापना, उत्तर प्रदेश जो है वो राजधानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, किस धातु को क्विकसिल्वर कहते हैं, महत्वपूर्ण सवाल आपसे, किस धातु को आपके क्विकसिल्वर कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो लिखना आपके जो पारा जो होता है ना, पारा जो होता है, या फिर जिसको हम Hg बोलते हैं, या फिर जिसको मरकरी कहते हैं आपके, वो आपके क्विकसिल्वर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पारा Hg को बोलते हैं, नोट करना, ठीक है। पूछूं आपसे, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो वो पारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, ये सवाल भी महत्वपूर्ण सवाल आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, तो जल में पारे की आपके अधिकता हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं मिनी माता रोग बोलते हैं, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछ ले कभी आपसे, मिनी माता रोग में आपके जल के अंदर किसके आपके पारे की अधिकता हो जाए, Hg की अधिकता हो जाए, तो उसे बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम के विखंडन से क्या प्राप्त दोस्तों होता है। देखो सवाल पूछा गया आपके, पहली बात तो नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है, आपके टूटना होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया पूछूं आपसे किस में होती है, यह अभिक्रिया जो है वो परमाणु भट्टी में भी होती है रसगुल्ला, और परमाणु जो बम होता है उसमें भी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल यहां पर यह पूछ रहा है आपसे, यूरेनियम जो है इसके विखंडन से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। तो यहां दोस्तों हमें जो है, यहां पर हमें क्या करना चाहिए, यहां पर हमें जो है वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, आपके रिएक्शन क्या दोस्तों होने वाली, ठीक है। देखो दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे यूरेनियम क्या होता है, 92 यूरेनियम 235 जो है ये होता है आपका यूरेनियम, ठीक है। ये रसगुल्ला से यूरेनियम होता है आपके, ये फ्यूल आपके ईंधन जो होता है वो ये होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों हम जो है जैसे आपके न्यूट्रॉन का इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो आपके ये जो है वो एक तो किसके अंदर से आपके, एक तो आपके बैरियम के अंदर, किसमें आपके जो बैरियम जो है इसमें टूटता है, और एक जो है आपके क्रिप्टॉन जो होता है इसमें टूटता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो बैरियम पूछूं आपसे 56 बैरियम 141, ठीक है। क्रिप्टॉन पूछूं आपसे 36 क्रिप्टॉन, ठीक है। 36 क्रिप्टॉन जो है 92 में लिखना आपके इसमें टूटता है ना, तो बैरियम क्रिप्टॉन में टूटता है, और साथ में 3 जो है न्यूट्रॉन आगे से निकलते हैं, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, तो यूरेनियम जो होता है वो टूटने के बाद किसमें आपके बैरियम क्रिप्टॉन में टूटता है, ये आपको नोट करना है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। ये रिएक्शन महत्वपूर्ण सवाल है, कितने नए न्यूट्रॉन निकलते हैं आपके, 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, तो यहां पर सवाल पूछा है किसमें टूटने वाला है, तो
बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बेरियम प्लस क्रिप्टॉन टूटने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी दोस्तों कितनी होती है? अरे याद कीजिए, सवाल पूछे आपसे, ये रसगुल्ला हमारा ग्लोब दोस्तों आपके यहां पर ये जो है लिखना आपके ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, इसको आप भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हो आपके। सवाल पूछ रहा है कि आपसे यहां दोस्तों मान लीजिए आपके 1 डिग्री अक्षांश हो गया है, उत्तरी अक्षांश हो गया है। सवाल पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में आपके दूरी कितनी होने वाली है? ये दूरी आपकी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होने वाली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल कभी पूछ लें आपसे कि दो अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होने वाली है? 111 किलोमीटर दूरी होने वाली है, ये आपको नोट करना है। और दोस्तों हमेशा नोट कर लेना, आपके हमेशा नोट करना, दो अक्षांशों के बीच दूरी जो है वो सदैव क्या होने वाली है? वो सदैव जो है वो समान होने वाली है, ऑलवेज आपके इक्वल होगी, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर उसको पूछे आपसे दो अक्षांश के बीच दूरी जो है वो ऑलवेज इक्वल होने वाली, समान होने वाली है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। अच्छा, एक पॉइंट और बताना मुझे, अगर आपसे पूछे यहां पर कि हमारा जो पूरा ग्लोब है उसमें कुल दोस्तों आपके कुल कितने आपके अक्षांश हैं, सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। कुल अक्षांश कितने हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। दो सवाल आपके सामने, कुल अक्षांश कितने हैं और कुल अक्षांश रेखाएं आपके। अक्षांश मतलब आप जानते हो ना, अक्षांश मतलब होता है लैटिट्यूड। क्या होता है? लैटिट्यूड होता है, आप जानते हो, ठीक है। अक्षांश मतलब आपके लेटी हुई रेखा अक्षांश है ना, लेटी हुई रेखा अक्षांश है, लैटिट्यूड आपके इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने पूछा आपसे कुल दोस्तों कितने अक्षांश होंगे आपके, देखो, अरे 90 तो ऊपर होते हैं, 90 नीचे होते हैं, और एक ये होता है आपके लिखना आपके 181 अक्षांश होते हैं, ठीक है। 181 अक्षांश होते हैं। पर अक्षांश रेखाएं पूछूं आपसे, यहां दोस्तों यहां पर रेखा नहीं होती है ना, ये 90 डिग्री नॉर्थ जो है ये उत्तरी पोल है, ठीक है। और ये 90 डिग्री साउथ पूछूं आपसे, ये दक्षिणी पोल है, ये वृत्त के रूप में होते हैं आपके, यहां पर रेखा नहीं होती है। तो 181 में से 2 माइनस कर दीजिए, 179 छापना, इतने हमारे पास में अक्षांश रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाल्टिक देश कौन कौन से? महत्वपूर्ण सवाल सुनो, वह देश जिनकी सीमा जो है बाल्टिक सागर से लगती है उन्हें हम बाल्टिक देश बोलते हैं। ऐसे 3 देशों के नाम नोट कीजिएगा आपके, जो बाल्टिक देश आपके, एक का नाम है एस्टोनिया, एक का नाम है लातविया और एक का नाम है लिथुवानिया। क्या नाम है? लिथुवानिया। इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एस्टोनिया, लातविया, लिथुवानिया जो है ये 3 आपके सामने बाल्टिक देश हैं, क्योंकि इनकी जो बाउंड्री किससे आपके बाल्टिक सागर से लगती है, यूरोप महाद्वीप के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुवानिया, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है ना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को कम करना चाहिए या तो बढ़ाना चाहिए, सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो रेपो रेट सो आपके जो आपके रेपो रेट सो बढ़ाऊंगा आपके तो छापना सो तो मामला टाइट होने वाला, ठीक है। अगर सो रेपो रेट मैंने बढ़ा दिया तो मामला जो है वो टाइट दोस्तों होने वाला है। मतलब दोस्तों जो इन्फ्लेशन जो है उस पर कंट्रोल लगने वाला है, ठीक है। इन्फ्लेशन जो होगा आपके उस पर कंट्रोल लगने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो रेपो रेट आपके रेपो रेट बढ़ाऊंगा आपके तो इन्फ्लेशन जो है उस पर कंट्रोल लगने वाला है, ठीक है। और अगर दोस्तों मुझे इन्फ्लेशन जो है इसको दोस्तों बढ़ाना है, मुझे अगर आपके इसको बढ़ाना है दोस्तों आपके, तो मुझे मामला लूज करना पड़ेगा। और लूज करने का मतलब है जो रेपो रेट जो होगी इसे कम करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेपो रेट दोस्तों बढ़ाऊंगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होने वाला है। तुक्का नहीं मारना चाहिए हर जगह, है ना। आप दोस्तों हर जगह जो है तुक्का मारते हो, ठीक है। आप तुक्का मारने में एक्सपर्ट हो भाई साहब, है ना। मैंने पूछा है इन्फ्लेशन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है मुझे मामला टाइट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके दोस्तों आपको आप लोग बिगड़ने वाले हो तो आपके पापा लोग क्या करेंगे, आपको टाइट कर देंगे आपका मामला, है ना। तो वही वाला मामला है, रेपो रेट बढ़ाने पर आप क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने वाला है
और रेपो रेट कम करूंगा तो क्या होगा, आपके इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुक्का नहीं मारना ना हर जगह दोस्तों, तुक्का नहीं मारना है। अगर दोस्तों जिंदगी ने एक बार तुक्का मार दिया ना आपके ऊपर, तो भाई साहब मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसे चुपचाप, सवाल नहीं पता तो उसका आंसर जो है आराम से नोट करना है। ठीक है, केवल तुक्का नहीं ठोकना होता है ना हर जगह। तो रेपो रेट बढ़ाऊंगा, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। क्या होता है, रेपो का अर्थ होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं आपके, जिस दर पर आपके आरबीआई जो है वो बैंकों को आपके उधार देती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, भारत में नोट प्रिंटिंग दोस्तों कहां कहां होता है, अरे भारत में 4 स्थान जो है यहां पर नोट प्रिंटिंग है। एक तो है देवास, कौन सा है, देवास दोस्तों आपके, एक है नासिक छापना, एक है मैसूर, और एक कौन सा स्थान है, एक है सालबोनी स्थान। ठीक है, ये 4 स्थान है। अगर पूछूं आपसे देवास कहां पर है, मध्य प्रदेश में देवास है। ठीक है, नासिक कहां पर, आपके महाराष्ट्र के अंदर नासिक है। ठीक है, मैसूर पूछूं कहां पर, आपके मैसूर जो है कर्नाटक के अंदर मैसूर है। ठीक है, शालबोनी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में शालबोनी है। तो ये 4 स्थान छापिए, देवास, नासिक, मैसूर, शालबोनी, ये 4 स्थान आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देवास,